नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, संवैधानिक विकास अर्थात भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर के लिए ये जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये, और मैराथन क्लास कह सकते हो, या जितने भी हम इसमें पढ़ेंगे वो सारे चार्टर सारे अधिनियम इसमें मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, 1600 का चार्टर। चार्टर को हिंदी में राजलेख कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चार्टर को हिंदी में राजलेख, पहला पॉइंट आपका हुआ। 1600 के चार्टर की जो महत्वपूर्ण बात है, क्या हुआ था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ठीक है, भारत आई थी, तो भारत आने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, क्लियर, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का चार्टर, या मैं कहूं 15 वर्षों का अधिकार देकर भारत की ओर, या कहूं तो इंग्लैंड से अपने ईस्ट देशों की ओर, चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, इन देशों की ओर रवाना किया था। ठीक है, कितने वर्षों का दिया था अधिकार? 15 वर्षों का अधिकार। किसको दिया था तो वो भी देखिएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कितने लोगों की थी? 217 लोग थे इसमें, टोटल 217 लोग। उनकी लगाई गई पूंजी कितनी थी? तो 133 पाउंड की उनकी पूंजी थी। ध्यान रखें, वहां की मुद्रा है पाउंड, जैसे हमारा भारत का रुपया। ठीक, क्लियर। 217 लोग थे, 133 पाउंड जो है वो रकम के साथ भारत में व्यापार करने आए, और व्यापार करने आए थे तो व्यापार के लिए 217 के 17 लोगों को तो नहीं हो सकता हेड, उनमें से किसी को हेड भी बनाया जाएगा। तो हेड बनाने के लिए क्या करा? 24 सदस्यों की एक टीम बनाई, जिसमें से एक गवर्नर और एक उप गवर्नर इन्होंने बनाया। क्लियर है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, या 217 लोगों की एक टीम को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 15 वर्षों का व्यापार का अधिकार देकर के अपने ईस्ट देशों की, जो इंग्लैंड से ईस्ट की ओर थे, पूर्व की ओर थे, उन देशों में व्यापार करने के लिए भेजा। तो 217 लोग थे। कितनी रकम थी? तो 133 पाउंड की उनकी रकम थी। कितने सदस्य की टीम बनाई गई? हेड टीम, तो 24 सदस्यों की, और एक गवर्नर और एक उप गवर्नर बनाया। अभी इस बात का पता आगे आपको समझ में आएगा। क्लियर है? उसके बाद अगला है 1726 का चार्टर। 1726 का चार्टर, इसमें चार्टर में क्या हुआ था, यहां से ध्यान से समझेंगे। 1726 के चार्टर में कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता कॉमा बंबई और मद्रास, ठीक है, इन 3 प्रेसिडेंसियों, इन 3 प्रेसिडेंसियों को या इनके राज्यपालों को अपने प्रेसिडेंसी के लिए, ठीक है, अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, या कहूं तो राज्य विधि बनाने की, कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर है कि 1726 के चार्टर से क्या हुआ
जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसियों को अपना विधि कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्लियर है? इसके बाद अगला चार्टर यहां से देखिएगा, संवैधानिक विकास में भारत में ब्रिटिश शासन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, और देन आगे देखेंगे ताज का शासन 1858 से 1947 तक का। ठीक है, तो टाइम ना लगाते हुए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे पहुंचे। पहला हेडिंग है 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसको समझें, नॉर्थ कौन है, किसके नाम पे है, रेगुलेटिंग एक्ट है क्या? तो उस समय के 1773 के, ध्यान से समझें, 1773 के जो वहां के, कहां के, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने एक समिति बनाई लॉर्ड नॉर्थ ने, जिसका नाम था गुप्त समिति। अब इस गुप्त समिति की सिफारिश पर, ध्यान से समझें, इस गुप्त समिति की सिफारिश पर जो भी नियम आए वो नियम क्या कहलाए, रेगुलेटिंग एक्ट। बात समझ में आ गई कि 1773 के में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बना करके नियमों का एक संग्रह बनवाया, वो नियम क्या कहलाया, रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और क्या क्या चीजें हुई हैं, आप मेन टॉपिक देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह पहला कदम था। ठीक है, क्या था कि नियमित करना है कार्यों को और नियंत्रित करना है, कंट्रोल। क्लियर? उसके बाद इसी कारण देखिएगा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव कौन से चार्टर से रखी गई है, तो 1773 के चार्टर से केंद्रीय प्रशासन की नींव है ये, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहां अब तक जो प्रेसिडेंसियां थी, जैसे कि बंगाल, बंगाल के बाद मद्रास, बंगाल, मद्रास, और उसके बाद तुम्हारा कलकत्ता। क्लियर? ठीक, 3 प्रेसिडेंसियां भी इस समय में मान के चलें कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। अभी तक जो केवल गवर्नर था, अब उसको जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल। बात समझ में आ गए? गवर्नर जनरल बना दिया तो इससे क्या बढ़ा, देखिएगा अब तक जो बंगाल का, मद्रास का और कलकत्ता का, ये तीनों प्रेसिडेंसी, जो तीनों रियासत हैं, इन तीनों रियासतों के राज्यपाल जो होया करते थे वो अपने अलग अलग नियम बनाते थे। लेकिन इस चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या हुआ 1773 के, कि इन तीनों को एक कर दिया गया। मतलब इन तीनों में राज्यपाल तो आज भी है, लेकिन इन तीनों का हेड जो बनाया वो गवर्नर जनरल बना दिया। तीनों में गवर्नर हैं, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर होगा उसको इन तीनों का हेड बना लिया, गवर्नर जनरल नाम दे दिया। अब इसकी हेल्प के लिए 4 लोगों की टीम और बना दी। ठीक है, 4 लोगों की टीम बना दी। तो वो टीम में 4 लोग कौन थे उस साल, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग। क्या इतनी बात समझ में आई? देखिए एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। सत्रह सौ तिहत्तर का चार्टर, ठीक है, इस चार्टर से क्या हो रहा है, बात समझिएगा कि केंद्रीय प्रशासन की नींव हम कह रहे हैं, केंद्रीय प्रशासन की नींव। अब केंद्रीय प्रशासन की नींव का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। 1726 के चार्टर, इसको थोड़ा सा अलग लिखूं कि 1726 के चार्टर से हमने पढ़ा अभी कि बंगाल, मद्रास और बंबई, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये इन तीनों के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो अपने लिए अलग अलग कानून बनाएंगे। बंगाल के लिए अलग, मद्रास के लिए अलग, मुंबई के लिए इनका राज्यपाल अलग कानून बनाएगा। क्लियर है? अब यहां क्या करा गया
इन तीनों को इस चार्टर में क्या करा गया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको पावर दे दी गई और उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। इतनी बात समझ में आ गई? तीनों का एक गवर्नर जनरल, और इन तीनों के लिए मतलब इस गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्य और बना दिए हेल्पर एज ए। और वो 4 सदस्य कौन थे? फ्रांसिस, मैनसन, वॉरवेल, क्लेवेरिंग। क्लियर है? तो क्या मतलब पढ़ा? केंद्रीय प्रशासन की नींव समझ में आ गई, इसलिए पढ़ी। इसके लिए बोला जाता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव। अच्छा, एक और माना जाता है इसके 1773 के चार्टर से कलकत्ता में, ध्यान से समझें, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट जब बनेगा तो उसका एक न्यायाधीश भी होगा, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो था उसका नाम था एलिजा हम्पे। इतना ध्यान रखें कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा हम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड, ये 3 व्यक्ति जो हैं आपके कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे, जबकि मुख्य न्यायाधीश था एलिजा हम्पे। और एक और बात यहाँ पे कि जो गवर्नर जनरल था उसके 4 सदस्य थे। 4 सदस्य हमारे ये हो गए। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था ऐसा जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो पहला कौन था वो देखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, पहला कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स को ध्यान में रखिएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ये लिखा आपका। क्लियर? मैंने सारी चीजें अपनी मेंशन कर दी हैं नोट्स में। उसके बाद 1773 के एक्ट के द्वारा मद्रास, मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। ये बात अभी मेंशन कर दी है। ये वाला पॉइंट हो गया। अगला है 1773 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। इसका क्या मतलब है वो समझिएगा। निजी व्यापार मतलब अभी वो जो 24 लोग थे, या मैं कहूँ 217 लोग अभी हमने जो पढ़े 1600 के चार्टर में, वो अलग अलग व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो कैसे व्यापार करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही व्यापार करेंगे। क्लियर? भारतीय लोगों से उपहार लेना बंद किया, और रिश्वत लेने का प्रतिबंध जो है वो किस चार्टर से आया था? तो 1773 के नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। ठीक है, अगला पॉइंट अब इसको समझिएगा। 1781 का संशोधन अधिनियम हुआ क्या? 1773 के नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां आई थी, ठीक है, 1773 के नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां आई उनको दूर करने के लिए जो अधिनियम लाया गया उसका नाम था 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आ गया। अब इस कमियों को दूर करने के लिए जो अधिनियम आया वो था 1781 का संशोधन अधिनियम, लेकिन इसको एक नाम दिया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसे जाना गया है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे सुने। अब इससे हुआ क्या? 1773 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, उस सुप्रीम कोर्ट में क्या करा? अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल और उससे जुड़े लोग, उनको तो इसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल और जो उसके साथ के लोग थे उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। और
जो यहाँ की जनता थी इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ले आए। मतलब ये क्या बात हुई भैया, ये है कि जो भारत में अगर इन लोगों ने कुछ भी गलती की है तो उनकी सजा इनको यहां पे नहीं मिलेगी। क्लियर? इनकी सुनवाई इस कोर्ट में नहीं होगी, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो इंग्लैंड में ही सुनवाई होगी। क्लियर? जबकि इसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कलकत्ता के सारे लोग आ गए। कलकत्ता के लोग अगर कुछ भी गलती करते हैं जो वहां के निवासी हैं तो उनकी सुनवाई कहां होगी? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर ये लोग गलती करते हैं तो इनकी गलती की सुप्रीम कहां होगी सुनवाई? इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट में, जो हम अगले चार्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? रेगुलेटिंग एक्ट, ये बात हमने कर ली है। उसके बाद इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब ये क्या लाइन थी कि गवर्नर जनरल जो था वो जो भी गलती करेगा वो भी इसके अंदर नहीं सुनवाई होगी। और नंबर 2, जो यहां से वो राजस्व टैक्स कलेक्शन करेगा उसकी मर्जी, वो चाहे 1 रुपए का टैक्स कलेक्शन करे चाहे 100 का टैक्स कलेक्शन करे, वो उसकी मर्जी है, यो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं मामला आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा, अगले चार्टर एक्ट का नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन है? तो वहां के इस समय के 1784 के जो है प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा जितना भी क्षेत्र का अब तक का अधिग्रहण हुआ है उसको भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, जो इंग्लैंड में महाराज या महारानी है उसके अधीन लाना था। ठीक हो गया। चलो, अब कंपनी का शासन, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसका कंट्रोल, नियंत्रण बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्य थे, इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और राजनीतिक अधिकारों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हाथों में दे दिया गया। इसका क्या मतलब है वो समझें कि कंपनी का जो शासन या कहूं तो नियंत्रण बढ़ाने के लिए, यहां देखिएगा क्राउन, अब क्राउन कहां बैठा है? ये इंग्लैंड में। ये देखें, इंग्लैंड में बैठा है, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? सीधे रिपोर्ट करेंगे उसको ये 6 सदस्य। अब ये 6 सदस्य, एक सदस्य होगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर नाम का व्यक्ति, एक सदस्य होगा राज्य सचिव और 4 सदस्य होंगे प्रीवी काउंसिल के सदस्य। टोटल कितने हो गए? 6। सॉरी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो थे ये सदस्य इधर आ गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें होंगे 24 सदस्य। क्लियर है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये से केवल और केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करेंगे और राजनीतिक काम जो होंगे वो बीओसी करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जबकि बीओडी क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल और केवल व्यापार। ठीक है, अब बीओडी जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर किसी भी रियासत से युद्ध करना है या संधि करनी है तो वो इससे पूछ करके करेगा। ठीक है, मतलब टोटल पावर कहां आ गई? इसके हाथ में आ गई। बीओडी कहां बैठा है? इंडिया में बैठा है और बीओसी कहां है? इंग्लैंड में है। क्लियर है? और इंग्लैंड में बैठे हैं, लेकिन इनका जो वेतन है वो कहां से जाएगा? इंडिया के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य बैठे इंग्लैंड में है लेकिन उसका वेतन कहां से जाएगा? इंडिया के राजस्व कोष से। और इसी कारणवश यहां से देखो, भारत पे एक तो बीओसी कंट्रोल कर रहा है और एक क्या कर रहा है? बीओडी। एक शासन और एक ये शासन दूसरा। इसीलिए 1784 के एक्ट से भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। सही है कि 1784 के एक्ट से
पिट्स इंडिया एक्ट से दोहरे शासन की शुरुआत हुई। इस द्वैत शासन प्रणाली का जनक कौन है? लियो कार्टिस। क्लियर? चलो, ये पॉइंट अभी पढ़ा चुका हूं कि गवर्नर जनरल बीओसी की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं करेगा। उसके बाद युद्ध और संधि करने से भी पहले बीओडी को बीओसी से पूछना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद बीओडी के गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या जो अब तक 4 थी वो कैसी कर दी गई? 3 कर दी, घटा के 1 कम कर दिया गया। आगे सुने। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जो भारत में नियुक्त अधिकारियों के अवैध कार्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेगा। ठीक है, आगे समझिएगा। अब ये क्या हो गया? मैं अभी इस चीज को 2 तरीके से मेंशन करने की कोशिश करता हूं। 1773 के चार्टर में क्या हुआ, यहां से ध्यान देंगे कि 1773 के चार्टर में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन गया। अब इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था, एलिजा हम्पे। 3 मुख्य अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन से? चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड, ये 3 व्यक्ति अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? लेकिन अब जो अगला चार्टर आया 1773 के बाद का जो चार्टर आया, उस चार्टर में क्या करा गया? 1784 के चार्टर में यहां लिख दे रहा हूं, 1784 के चार्टर में इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, या इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के चार्टर से, और इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अच्छा, यहां एक चीज और है, पॉइंट ध्यान देखने वाला। वो क्या है कि 1773 के बाद, ठीक, 1773 के बाद चार्टर से क्या काम हुआ है कि यहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जो थे उनको तो क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, क्षेत्राधिकार से बाहर। लेकिन जो कलकत्ता की जनता थी उसको इसके अंदर कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, उसके अधिकारिता के क्षेत्र के अंदर आएंगे, लेकिन जो गवर्नर है वो उसकी अधिकारिता के अंदर नहीं आएगा। और गवर्नर जो भी राजस्व करेगा, टैक्स कलेक्शन का काम करेगा, वो भी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और 1784 ये आप समझ ही गए हो। ठीक है, अगला चार्टर 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब क्या हुआ कि जो बीओडी था वो बीओसी से परमिशन लेता था, लेकिन यदि कोई युद्ध या कोई ऐसी तत्काल परिस्थिति है तो बीओडी यहाँ, ये कहाँ बैठा है? इंडिया में, और ये बीओसी कहाँ बैठा है? इंग्लैंड में। तो परमिशन लेने में महीनों लग जाते थे। क्या करेगा? बिना परमिशन के भी काम कर सकता है, पहली बात। लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि जो इंग्लैंड में बैठे लोग हैं उन्होंने यहाँ के लिए नियम गलत बनाया है, तो उस नियम को पलट भी सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब ऐसी पावर, ये जो 2 पावर हैं, पलटने की और इसकी, तो ये किस गवर्नर को मिली थी? तो यहां से ध्यान रखिए, उक्त दोनों अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वही व्यक्ति है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, स्थायी। ठीक है, चलिएगा अगला पॉइंट, 1793 का चार्टर एक्ट।
इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आपको याद है कि जब 1600 के चार्टर में आया था तो 1600 के चार्टर में एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का अधिकार दिया था, ठीक है, 15 वर्षों का। अब उसको बढ़ाना भी तो था, बढ़ाना था तो 1793 में फिर दोबारा से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। हर बार बढ़ाया ही जाता था। बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व के से देने की व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। जो बीओसी का वेतन था 1793 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ कि बीओसी का वेतन कहां से जाएगा, वो इंडिया से जाएगा, ठीक। आगे चलें। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट से पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, ठीक है। ईसाई धर्म के या ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति 1813 के चार्टर से दी गई, पहली बात। अब भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्च करने का अनुबंध जो है वो किस चार्टर से आया है, तो 1813 के चार्टर से आगा। अगली बात, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर ब्रिटिश जनों के व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एक अधिकार को बनाए रखा गया था। इसका मतलब क्या है कि भारत हो, मैंने अभी शुरुआत में बोला भारत और चाइना इंग्लैंड के कहाँ थे, ईस्ट दिशा में थे, ईस्ट डायरेक्शन में थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों ही कंट्री में व्यापार करने कौन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आ गई साहब। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 217 लोगों की टीम थी और 133 पाउंड की रकम थी, ये हम पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। अब इनके हेड थे 217 लोगों में से 24 लोग, जिनको अभी हम पढ़ रहे थे BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसकी कार्यकारिणी, ठीक। आगे समझे। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुआ, व्यापार पे एक अधिकार को, क्योंकि अब तक भारत और चाइना में व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, लेकिन जब देखा इंग्लैंड के लोगों ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो और लोगों ने भी व्यापार करने की इच्छा जो है व्यक्त की, तो वो भी भारत में और चाइना में व्यापार करने के लिए आने के लिए अनुमति मांगने लगे। तो क्या हुआ, इंग्लैंड ने क्या कर दिया, अब यहां पे भारत में ध्यान से समझिएगा, चाय पर व्यापार जो करेगा, चाय जो भी बेचे और खरीदेगा वो कौन करेगा, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद चाइना में जो व्यापार करेगा, ठीक है, चाइना है ना, ये भी ध्यान रखें कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अन्य जो व्यापार होंगे वो कोई और भी इंग्लैंड का व्यक्ति भारत और चाइना के भारत के साथ ही कर सकता था। आगे समझें। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों के द्वारा निर्मित कानूनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। इसका मतलब कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास, 3 जो प्रेसिडेंसियां हैं ये वाली, इन 3 प्रेसिडेंसियों के जो द्वारा बनाया गया कानून है, उस कानून को अप्लाई करने से पहले, ठीक है, लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद की मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया। सही है। उसके बाद ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ध्यान से समझिएगा कि ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल और जो भी गवर्नर हैं या प्रधान सेनापति हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया था। अगला चार्टर 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, सबसे बढ़िया पॉइंट है कि किस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं, तो वो है
आपका 1833 का चार्टर एक्ट। अभी इससे पहले ध्यान से समझिएगा, 1813 के चार्टर में आपने 2 पॉइंट पढ़े, क्या कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होगा। पहली बार ईसाई मिशनरी, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियां भारत आई थी, और चाय और चीन पर व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा, या कहूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आंशिक रूप से व्यापार पर एक अधिकार को समाप्त किया गया, और चाय और चीन पर आज भी पूर्ण अधिकार या एक अधिकार वो किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ये पॉइंट हमने वहां पढ़े हैं अभी 1813 के चार्टर में, 3 मेन पॉइंट। अब यहां पे क्या हुआ है, जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आया करता था, ठीक है, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए कर दिया गया। देखिएगा, चलो मैं बताता हूं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, या मैं कहूं चाय और चीन के साथ व्यापार, बीओ तक भी अब समाप्त कर दिया गया, तथा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंप दिया गया। कंपनी अब क्या करेगी? केवल और केवल मैनेजमेंट और राजनीतिक काम देख लेगी बस अब। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 15 अक्टूबर के लिए आरओ के प्रीलिम्स के लिए और आने वाले वीपीडीओ की परीक्षा या कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाले। मैं भी एक साथ सारों को कंबाइंड करके दिखाऊंगा कि संपूर्ण भारत का अब तक क्या हुआ करता था कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसियों का जो हेड होता था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का था, और उस व्यक्ति को कहते थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, और ये पावर कब आई थी? 1773 के चार्टर से। अब इस गवर्नर जनरल को ध्यान से समझिएगा, अभी केवल 3 प्रेसिडेंसियां थी 1773 के चार्टर से। अब 1833 के चार्टर से क्या हुआ है कि इस गवर्नर जनरल को, जो 3 प्रेसिडेंसियों का हेड था, पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और ये कब हुआ? 1833 के चार्टर से हो गया। चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। देश की शासन की प्रणाली का केंद्रीयकरण करा गया। देखिएगा, केंद्रीयकरण की नींव कब पड़ी थी? तो 1773 के चार्टर से। और पूरे भारत की शासन प्रणाली में अगर केंद्रीयकरण पूछेगा तो आप 1833 का चार्टर एक्ट लगाओगे। ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद सह परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा, (1773) का चार्टर। अभी 1773 के चार्टर से क्या हुआ था? दोबारा से कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का मालिक बना दिया एक गवर्नर जनरल। और ठीक है, 1773 के चार्टर से ऐसा करने वाला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स, हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद 1833 के चार्टर से क्या हुआ? ये जो बंगाल इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर था, अब तक गवर्नर जनरल था, इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तो उसकी पावर बढ़ेंगी। भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तो भारत का जो आय और व्यय, मतलब जो भी इनकम होगी और जो भी एक्सपेंड होगा, खर्च होगा, वो भी तो यही करेगा तो इसी चीज को तो बजट कहेंगे। तो भारत में पहली बार बजट कौन से चार्टर एक्ट से आएगा?
1833 के चार्टर से आएगा। बात समझिएगा, आय और व्यय की तो आंकड़ों की जानकारी, आय और व्यय का लेखा जोखा ही तो बजट कहलाता है। और बजट कौन से चार्टर एक्ट से आया? 1833 के चार्टर से आया। अब संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? ठीक है, ये और बताया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहां से 3 प्रश्न आपके बन गए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे अब मुझे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। मैंने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लिख दिया वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? विलियम बेंटिक। ठीक है, चलो आगे। आगे अगला जो पॉइंट है बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि 1833 के चार्टर एक्ट से भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। किस चार्टर से? 1833 के। लेकिन कब हुआ था? तो 1843 में। ठीक है, भारत में दास प्रथा का अंत 1833 के चार्टर से हुआ, लेकिन किस साल में हुआ था? तो 1843 में हुआ है, 1843 में। कानून के जो अब तक कानून बने उनको एक साथ कंपाइल करने के लिए, संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को विधि आयोग, कानून आयोग गठित करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ कि 1843 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। और यहीं से क्या होगा, ये जो जितने भी अब तक 1600 से एक चार्टर एक्ट आए हैं, छोटे छोटे नियम का संकलन कर लिया जाएगा और इसको क्या करा जाएगा? एक किताब में लिख लिया जाएगा। क्लियर है? आगे समझेंगे। 1833 के एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए के स्थान पर 10 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया। ये बात अभी बता चुका हूं। 13 में 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार और 1833 में 10 लाख रुपए। ईसाई मिशनरियों की शुरुआत 1813 में हुई है। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। ये भी ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या था? जो हमारा 1833 का अधिनियम था उसकी धारा 87 के तहत अब जो सरकारी पदों का चयन होगा, उस सरकारी पदों के चयन में ना तो किसी का धर्म देखा जाएगा, किसी की जाति, किसी का लिंग या उसका स्थान नहीं देखा जाएगा। मतलब हमारे जो आज के आर्टिकल 15 में है। क्लियर है? चलो आगे। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर में क्या हुआ है? भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रिया शासन के समाप्ति की, जो प्रतिक्रियावादी शासन था उसकी शासन की समाप्ति की मांग की गई थी। ठीक है, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु रिपोर्ट एक प्रस्तुत की गई। यहाँ पे सुनिएगा, सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या है कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, या कहूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके शासन की समाप्ति की मांग की गई। किसके द्वारा? भारतीय लोगों के द्वारा। उसके बाद ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश संसद को भी अधिकार किसने दिया है? तो क्राउन ने दिया है। कि क्राउन भैया क्या कह रहे हैं, जो भी इस समय महारानी होगी, तो महारानी ने क्या बोला होगा कि ब्रिटिश संसद भैया अब आप इसके शासन को समाप्त कर सकते हो जब भी आपका मन करेगा। उसके बाद अभी इससे पहले क्या था कि 1833 के चार्टर में कंपनी में जो सरकारी नौकरी होंगी, उन सरकारी नौकरियों में कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अब आगे क्या होगा कि कंपनी के 53 के चार्टर से क्या हो रहा है देखिएगा, कंपनी के उच्च पदों पर चयन के लिए
प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। जैसे आप इस समय पे एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही इस परीक्षा की, जो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत है, वो कब हुई है? तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुई है। अगला पॉइंट, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई ताकि इस योजना का क्रियान्वयन हो सके। मतलब जो कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षा है, इसको कौन लेगा, इसके लिए भी एक समिति बनाई गई। वो कौन सी समिति? लॉर्ड मैकाले समिति। बात समझ में आ गई? चले आगे। अठारह के चार्टर से एक काम और हुआ है कि विधायी कार्यों को, जो कानून के काम थे, उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। ठीक है। और इंग्लैंड में विधि के, कानून के काम के लिए इंग्लैंड में 12 सदस्यों की विधान परिषद बनाई गई थी। अगला पॉइंट, विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को विधान परिषद का सदस्य बनाकर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया जाएगा, ऐसा इस चार्टर एक्ट में बोला गया। अगला पॉइंट, विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना था, किंतु इस विधि को या इस कानून को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। वीटो मतलब उसको मना भी कर सकता था, उसके पास पावर थी। ठीक है। अगला पॉइंट समझे, गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, उसको बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया, अर्थात बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। सही है। चलें आगे। अठारह के चार्टर एक्ट में बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की शक्ति को कम करने के लिए उनके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है। और इन 18 में से भी 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार इंग्लैंड के सम्राट को दे दिया गया। नेक्स्ट, इसी प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की बैठक में कोरम की पूर्ति के लिए 13 सदस्यों की संख्या से घटाकर 10 कर दी गई थी। ठीक है। इससे क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा साहब, कि सम्राट द्वारा नियुक्त सदस्यों का बहुमत हो जाएगा और कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और प्रभावी हो जाएगा। मतलब जो इंग्लैंड में बैठे लोग हैं, वो ही अब अपने मन के मर्जी कार्य कर सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, ध्यान से समझिएगा, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब तक भारत के जितने भी क्षेत्रों या बहुत सारे क्षेत्रों को पर कब्जा कर लिया था। अतः इतने सारे क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था को संभालने के लिए 1853 के चार्टर एक्ट से या इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अब नई प्रेसिडेंसी या कहूं तो नया प्रोविंस, प्रेसिडेंसी मतलब रियासत और प्रोविंस मतलब प्रांत, बनाने का अधिकार दिया गया था। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि 1853 में जब लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई, तो हड़प नीति के बाद क्या हुआ, इनके क्षेत्र बढ़ गए, इनके राज्य क्षेत्र बढ़ गए, राज्य क्षेत्र बढ़ गए, तो उससे क्या होगा, अब आप नया प्रांत भी बना सकते थे। इसमें ये किसको पावर मिल गई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर मिल गई कि वो अब नया प्रांत भी बना सकता है। चार्टर एक्ट 1853 का जो था वो भारत का अंतिम चार्टर एक्ट था। इस बात को समझिएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? तो 1853 का चार्टर एक्ट था। तो साथियों, अब जो अगला अधिनियम होगा हमारा
वो है भारत सरकार अधिनियम 1857। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में देखिएगा, इस एक्ट को क्वीन प्रोक्लेमेशन, ठीक है, क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट कहा गया है। अगली बात, 1857 की क्रांति के दौरान जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। ध्यान से समझिएगा, लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री? तो लॉर्ड डर्बी बने। लॉर्ड डर्बी के शासनकाल में ही 1858 का चार्टर का, या कहूँ तो भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया है। और किस तारीख को? तो 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि 57 की क्रांति के बाद जो 1853 में मांग की गई थी कि अब ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन को समाप्त किया जाना चाहिए, भारतीयों के द्वारा मांग की गई थी। अब इस मांग को 1858 में मांग को पूरा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया या उनके हाथों से ले लिया गया, और किसको सौंप दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा के द्वारा किया गया, और यह घोषणा पत्र याद रखिएगा कहाँ पढ़ा गया? इंग्लैंड में पढ़ा गया। और किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान रहे थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और कब पढ़ा गया है? 1 नवंबर 1858 को। तो यहाँ पे 2 तारीखें बनी। क्या कि 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, यह अधिनियम किस तारीख को जो है पारित किया गया है? तो 2 अगस्त 1858 को। और कब इसको घोषित करा गया है, या राजकीय घोषणा के द्वारा इसको जो है लागू किया गया है? तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे इलाहाबाद में पढ़ा गया था। यहां से समझे आगे। अब 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या क्या बदला, या भारत के शासन में क्या बदलाव हुआ? तो यहां से इसको मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब तक हमारा जो भारत का शासन था वो कैसे होता था? इधर इंग्लैंड में क्राउन बैठा, क्राउन को BOC रिपोर्ट करता था, जो कि इंग्लैंड में ही था, 6 सदस्य। ठीक है, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कहाँ थे ये? इंग्लैंड में। इनका वेतन कहाँ से जाता था? इंडिया से। अब ये इंडिया में किसको कंट्रोल करते थे? BOD को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इसमें कितने सदस्य थे? 24। कहाँ थे? इंडिया में। इस तरीके से भारत में शासन चलता था 1857 की क्रांति से पहले तक। अब 1857 की क्रांति में बाद क्या हुआ कि क्राउन तो वही है आज भी। ठीक है, क्राउन। अब क्राउन की नीचे इस BOC के जगह पे वायसराय भारत सचिव नामक व्यक्ति को बैठाया गया। ठीक है, भारत सचिव कहाँ होगा? ये इंग्लैंड में। और इसकी सहायता के लिए इंडिया में, या कहूं तो अब इंडिया का शासन चलाने के लिए इंडिया में बैठाया जाएगा वायसराय, मतलब गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत के प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी किसको दे दी गई थी? सचिव को दे दी गई थी, है ना। लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला भारत सचिव बना था। ठीक, चले आगे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम दी गई थी। अगला पॉइंट, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे क्या पद आया? वायसराय पद आ गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा और क्या क्या काम हुए कि किसी भी भेदभाव के बिना भारतीयों के ब्रिटिश सरकार के विभागों में उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। ठीक, उसके बाद कोई भी धार्मिक मामलों में
पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जो जिसको जो धर्म मानना है वो धर्म मान सकता है। इस बात का समझिएगा, ये फूट डालने की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, आगे पढ़े। 1858 के एक्ट से पहले जितने भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में की सेना में नौकरी कर रहे थे, अब उनको ब्रिटेन की सेना में नौकरी दी जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? चले, अगला चार्टर है 1861 का अधिनियम। सबसे पहले इस 61 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। उसके बाद भारतीयों को शासन में, सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का जो मैनेजमेंट था, अब तक क्या हुआ करता था? छोटे पदों पे भारतीयों को लेते थे। 1853 में क्या हुआ? एक कंपटीशन की शुरुआत हुई, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बड़े पदों पर लेने की जो शुरुआत है, शासन में भागीदारी की जो शुरुआत है, वो 1861 के चार्टर से आई थी। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 से पहले तक जो कार्यकारी परिषद होती थी वो एक सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, परंतु अब 1861 में कार्यकारिणी परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक एक अलग अलग विभाग दे दिया गया। जैसे आज मंत्रिमंडल होता है कि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इस टाइप से अलग अलग, रक्षा मंत्री अलग। तो पहली बार ऐसे विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसी के या मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत किस चार्टर से हुई थी? 1861 के चार्टर से हुई थी। उत्तराखंड के वीडियो के एग्जाम में अभी हाल ही में यह प्रश्न आया था। क्लियर है? आगे समय। अठारह के अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 4 से 5 कर दिया गया। ठीक है, सदस्य विधिवेत्ता होना था इसका मतलब। ठीक, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 1861 के अधिनियम से वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति भी जो है 1861 के अधिनियम से पारित की गई थी। अगला पॉइंट, वायसराय को नए प्रांतों के निर्माण तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दे दिया गया। क्लियर? कि जो भी नए प्रांत बना भी सकता है वायसराय और उसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। साथ ही प्रांतों के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार भी किसे दे दिया गया था? वायसराय को दिया गया था। ये पॉइंट दोबारा से समझें कि 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। एक थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के राजा और तीसरे व्यक्ति का नाम है सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे समझें। मद्रास, बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने और उनमें संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। अर्थात जो अब तक हम पढ़ के आए हैं कि 1773 के चार्टर के माध्यम से केंद्रीयकरण की नींव पड़ी और उसके बाद 1784 के एक्ट से हमने क्या पढ़ा था? दोहरा शासन पढ़ा था। ठीक है, और 1833 के चार्टर से संपूर्ण भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत, जबकि 1861 के अधिनियम से केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीयकरण की नीति शुरू हुई थी। मतलब अलग अलग स्टेट को अलग अलग पावर दे दी गई थी। 1773 में केंद्रीयकरण की नींव पड़ी, भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत 1833 और 1861 में विकेंद्रीयकरण की नीति की शुरुआत हुई। 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में बंगाल में और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 1886 में, पंजाब में 1897 में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां पे छूट गया लिखने से, वो मैं बता रहा हूं कि 1861 के अधिनियम से 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। नंबर 1 कलकत्ता
हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बंबई हाई कोर्ट। ठीक है, ये हो गया आपके 1861 के अधिनियम से 3 हाई कोर्ट की स्थापना थी, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बंबई हाई कोर्ट। अब पढ़ेंगे नेटिव मैरिज एक्ट 1872। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में यह नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। अब पेपर में कैसे पूछा जाता है, इसकी आयु पूछ ली जाती है कि नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 18 वर्ष। लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष। क्लियर। और एक काम और हुआ था इससे कि भारत में बहुप्रचलित बहुपत्नी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था। अगला है शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम क्या है? 1876 की 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1884 को भंग कर दिया गया। सही है, चले। भारत परिषद अधिनियम 1892, इससे क्या होता है देखें कि 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ किया। क्लियर, आगे चलें। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना 1892 के अधिनियम की विशेषता है। यहां पे समझिएगा कि एक होता है निर्वाचन 2 तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 के चार्टर से हुई थी। ठीक है, प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किए जाते थे और इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। ठीक है, तो भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1892 और कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने और काउंटर क्वेश्चन या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। जबकि बजट कौन से चार्टर में शुरू हुआ था? तो 1833 के चार्टर में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित दी गई। अगले चार्टर का नाम है, अगला अधिनियम है मार्ले मिंटो एक्ट 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो एक्ट जो है वो अपनी पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो देखें मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अब भारत सचिव जो थे वो थे मार्ले और वायसराय कौन थे? मिंटो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि वायसराय कौन था? मिंटो था। और मार्ले कौन से पद पे था? तो भारत सचिव था। ठीक है, उसके बाद अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इस 1909 के अधिनियम के द्वारा या मार्ले मिंटो एक्ट से मुसलमानों के लिए पृथक मत अधिकार, वोट डालने का अधिकार जो है दिया गया था। और इस नीति को इस व्यवस्था को फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया। ठीक, अब निर्वाचक मंडल में बारे में ये जो अलग अलग मतदान के बारे में हुआ, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले से कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ठीक है, किसने कहा? लॉर्ड मिंटो ने कहा। किससे कहा? मार्ले को कहा था। अगली बात, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या
16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है, और इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे। प्रांतीय विधान परिषदों बंबई, मद्रास, बंगाल और यूपी के सदस्यों की संख्या बढ़ा के 50 कर दी गई थी। मार्लियामेंटो एक्ट के द्वारा एक काम और हुआ है कि भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट जो था उसमें व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। उसके बाद सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। और कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले कौन थे? 2 भारतीय, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत सचिव की परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एसएन सिन्हा या सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आया करता है जो आप समझा रहा हूं कि वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाला पहला भारतीय कौन था? एसएन सिन्हा या सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। एक क्वेश्चन यह भी है कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट चार्टर, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू डैश चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इससे क्या होगा वो समझिएगा। भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ठीक है, पहली बार भारत के शासन के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना करना एक शब्द आया जो किसने दिया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने दिया था। इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त कर दिया और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी घोषणा में हुआ था। इस बात को ध्यान रखें। यह भी बोला भी है मैंने किस व्यक्ति ने करा है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया है। कब किया है? तो 20 अगस्त 1917 को किया है। और क्या शब्द बोला है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। चलें आगे। अब भारत सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, तो वो तो इंग्लैंड में रहते। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू ने भारत आकर वायसराय चेम्सफोर्ड और अन्य अधिकारियों और भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। उसके बाद 1918 में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया और अंतिम रूप से लागू कब किया गया है? तो 1921 में लागू कर दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो घोषणा थी वो भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई है। और 1919 के इस भारत सरकार अधिनियम से एक काम और होगा कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया। मतलब केंद्रीय विषय अलग और प्रांतीय विषय अलग। जैसे आपकी अनुसूचियों में विषय अलग होते हैं कि संवर्ती सूची में अलग, उसके बाद केंद्र सूची के विषय अलग और राज्य सूची के विषय अलग हैं। तो विभाजन किया गया तथा प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में कमी की गई थी। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम से प्रांतों में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रांतों में 1919 के अधिनियम से द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई।
प्रांतीय द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनल कार्टिस को माना जाता है। उन्होंने इस बात का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो डायरकी नाम की पुस्तक में किया है। मतलब प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के चार्टर से, और ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अगला आएगा 1935 के चार्टर से। प्रांतों में द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 से लागू हुआ था। ठीक है, देखें आगे। लियोनल कार्टिस डायर की नाम की पुस्तक लिखी। डाई प्लस आर की इस शब्द का मतलब होता है, डाई मतलब दोहरा और आर की मतलब शासन। लियोनल कार्टिस द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता। लागू हुई है 1 अप्रैल 1919 को, समाप्त हुई है तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, और कब हुई है तो 1 अप्रैल 1937 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब केंद्र में विषय बंटे गए कि प्रांतीय विषय अलग होंगे और केंद्र के विषय अलग होंगे। तो प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में विभाजित किया गया था। एक थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, जिनको ट्रांसफर किया जा सके। क्लियर है? अब इसमें क्या करा गया, आरक्षित विषय जो थे वो अच्छे अच्छे क्रीमी वाले डिपार्टमेंट जिनसे कमाई होती थी वो तो इन्होंने अपने पास रख लिए अंग्रेजों ने, और जो काम करने वाले डिपार्टमेंट थे वो हमें इंडियंस को पकड़ा दिए। ठीक है, गवर्नर कार्यकारी की परिषद की सलाह से कार्य करता था, और यहाँ क्या होता था, गवर्नर मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। अगली बात, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919 के अधिनियम से 1926 में मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से मिला था। और कब मिला था? 1926 में। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि दुनिया में, विश्व में सबसे पहला महिलाओं को वोट डालने वाला, देने वाला देश जो है वो कौन था? न्यूजीलैंड। ठीक है, देखो ये भी बता चुका हूं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी मतलब एक तो होता था सचिव जो इंग्लैंड में था, और भारत में कौन था? वायसराय। अब उसके जो 6 सदस्य थे उनमें से 3 कौन होंगे? भारतीय होंगे। आरक्षित विषय कौन से? जो कमाई के व्यवस्था थे, पुलिस, राजस्व और न्याय। मेन डिपार्टमेंट इन्होंने रखे अपने पास, और ट्रांसफर वाले डिपार्टमेंट इनको दे दिए, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। चलिएगा, 1793 में भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, और अब यह खर्च 1919 के चार्टर से क्या हुआ? देखिएगा, 1919 के चार्टर से अब क्या होगा? दिया जाने लगेगा। क्लियर? आगे पढ़ें। 1919 के अधिनियम से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई। टोटल अब तक हमने 3 प्रश्न ऐसे पढ़ लिए हैं, देखें वो तीनों के क्वेश्चन। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892। ठीक है, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1919, और कब मिला? 1919 के चार्टर से 1926 में। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या कहूं तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली या मुस्लिमों को अलग वोट डालने का अधिकार 1909। अब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को, या कहूं तो यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। अब यूरोपीय भी जो है भारत में वोट डाल सकते हैं, सिख वोट डालेंगे, ईसाई और आंग्ल भारतीय भी भारत में वोट डालेंगे। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में और द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था कैसे? देखो यहां विधानमंडल, एक होगा राज्य परिषद जिसको बोलेंगे उच्च सदन, इसके सदस्यों की संख्या होगी 6। ठीक है, ध्यान रखें, सॉरी यहां कुछ गड़बड़ है। इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। विधान परिषद में जो बोलेंगे उसको निम्न सदन बोलेंगे, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 145। 104 होंगे निर्वाचित। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का। ठीक,
चले आगे। अगला है नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 फरवरी 1921 को। मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन था? वायसराय। इतनी बात समझ में आ गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस से हुआ था? तो 1919 के अधिनियम से हुआ था। किस आयोग की सिफारिश पर? तो 1919 के अधिनियम से 1926 में हुआ, ली आयोग की सिफारिश पर। जो हमारा लोक सेवा आयोग बना उसका पहला अध्यक्ष कौन था? सर रॉस पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो बना 1926 में बना, 1919 के अधिनियम से बना, और उसका पहला अध्यक्ष कौन है? रॉस पार्क। नेक्स्ट समझेंगे। 1919 के अधिनियम से ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। किसको? रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। और 2017-18 में सामान्य बजट को अब दोबारा क्या कर दिया गया? रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार जो अधिनियम था 1919 के बारे में कुछ कथन पढ़ेंगे हम। मॉन्टेग्यू ने कहा था कि यह तो अंतरकालीन उपागम है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच का यह एक पुल के समान है। मोस्टली आपको बताऊं, मॉन्टेग्यू ने भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है उसको एक पुल के समान बताया था। अगली बात कहें, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के लिए इसे बेड़ियों का जाल कहा। उसके बाद श्रीनिवासन ने क्या कहा था? नौकरशाही प्रशासन की पद्धति कहा था 1919 के अधिनियम को। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषप्रद बताया था। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या है इसका? कि जो बीजी तिलक थे या कहूं तो लोकमान्य तिलक थे, इन्होंने असंतोष और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा कहा था, अर्थात सूर्य विहीन उषा काल 1919 के चार्टर को किसने कहा है? तो किसने कहा है? बीजी तिलक ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले सारे। अब यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्षों के पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। किंतु द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा स्वायत्तता की मांग, ठीक है, के मद्देनजर रखते हुए 10 साल से पहले ही जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। 8 नवंबर 1927 को किया गया था ये गठन। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? ठीक है, तो 7 सदस्य थे लॉर्ड वर्न, और सातों के 7 अंग्रेज थे। एडवर्ड के डागान, वर्नर हमशान, सीआर एटली, जीआर लोनफोक्स और हेलर कोना, ये 7 सदस्य अंग्रेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, आगे चलें। किसी भारतीय के आयोग में शामिल ना किए जाने के कारण साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तीन फरवरी 1928 को, ध्यान से समझें, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। 30 जून 1939 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और अब क्या होगा, भारत सचिव जो थे लॉर्ड वर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भारतीयों को, या कहूं तो सभी दलों को, क्या कहा कि अब आप एक संविधान या कहूं तो एक मसौदा तैयार करके दें, एक प्रारूप बनाएं जो सभी दलों को मान्य हो या स्वीकार्य हो। किसने चुनौती दी थी? लॉर्ड वर्किनहेड ने। कब दी थी? 1928 में। अब इस चुनौती को कौन करेगा, स्वीकार करेगा? सबसे पहले नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू ने।
स्वीकार किया। और संविधान लिखने की जो पहली कोशिश है वो किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने करी थी। इसमें 10 सदस्य थे और ये जो प्रारूप बनाया उसमें कितने मूल अधिकार थे? तो 13 मूल अधिकार थे। ठीक है, सॉरी यहां गलत है, 10 सदस्य थे और 18 मूल अधिकार थे। यहां गड़बड़ है, ये 19 मूल अधिकार हैं, 10 सदस्य हैं, इसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई इधर। 1929 में विरोध में, किसके? साइमन कमीशन के विरोध में, या कहूं तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, जिन्ना ने भी 14 सूत्रीय मांगे रखी। अब विरोध में 14 सूत्रीय मांग रख दी तो अब क्या होगा साहब? राउंड टेबल सबमिट होगा। उन्नीस सौ 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें महात्मा गांधी जाएंगे किस जहाज से? एसएस राजपूताना जहाज से लंदन जाएंगे। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। ठीक, अब परिणाम स्वरूप क्या होगा कि 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इन तीनों ही क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे, बड़े बेसिक, प्रथम गोलमेज, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी और इस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने या इसकी अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। ठीक है, इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद से पास होकर 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना था। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम और 1935। ये अधिनियम सबसे बड़ा, सबसे जटिल और क्या था? अंतिम अधिनियम था। ठीक है, इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर 1935 अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूकेएसएससी, यूकेपीएससी और यूपीपीएससी पैट के लिए कि वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा किस चार्टर का या किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा था? तो वो 1935 का। सबसे बड़ा कौन था? तो 1935 था। सबसे जटिल कौन सा था? तो ये था। और प्रस्तावना विहीन भी यही था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखें। इस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या होगा? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखा जाए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके माध्यम से? 1935 के चार्टर के माध्यम से। अब देशी रियासतों के संघ में शामिल हुई नहीं तो अतः भारतीय क्या होगा? भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आएगा। और जो अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आएगा तो 1 अप्रैल 1937 को स्वायत्तता लागू कर दी जाएगी। ठीक, आगे पढ़ें। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इससे क्या होगा कि कानून निर्माण के लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया और प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगेंगे, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। मतलब क्या होगा कि प्रांतों के लिए अब जो कानून होगा वो प्रांतों के गवर्नर बनाएंगे, लेकिन वो अब क्या होंगे? किसी गवर्नर के अधीन ना होकर ब्रिटिश सरकार के अधीन होंगे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट होगा केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? 1935। और प्रांत में 1919 के अधिनियम से। ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कैसे पढ़ेंगे? देखो यहां कि केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। अब केंद्रीय प्रशासन के विषय क्या थे? जो आरक्षित विषय थे। ठीक है, उसको कौन देखेगा? गवर्नर जनरल। और हस्तांतरित विषय कौन थे? उस गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद। क्लियर इतना? चले, अगला हेडिंग है संघीय न्यायालय। फेडरल कोर्ट की स्थापना भी किससे हुई है? 1935 के अधिनियम से हुई है। और कहाँ हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? संघीय न्यायालय का दिल्ली। ठीक है,
इसमें क्या होता था, एक मुख्य न्यायाधीश था। यह कार्यरत कब से हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1937 से हुआ था। एक मुख्य न्यायाधीश था और 6 अन्य न्यायाधीश थे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। ठीक, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, मॉरिस गैवियर। इसमें 2 भारतीय न्यायाधीश भी शामिल हुए थे। तो कौन कौन से थे, M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई है, तो 1935 के अधिनियम से। किस दिन हुई है, तो 1 अक्टूबर 1937 को। कितने मुख्य न्यायाधीश थे, तो 1 + 6। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, मॉरिस गैवियर। 2 भारतीय कौन थे, M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। अब मान लीजिएगा संघीय न्यायालय से कुछ गलती हो गई या कुछ गड़बड़ है, तो संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, प्रीवी काउंसिल में। इस बात को ध्यान रखा जाएगा। प्रीवी काउंसिल है क्या, कि वह परिषद है जिसके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन के लिए चुना था। ठीक है, ध्यान रखा जाए। अगला है शक्तियों का विभाजन। 1935 के अधिनियम से शक्तियों का भी विभाजन हुआ है। केंद्र और प्रांतों के मध्य में 3 सूचियों का विभाजन हुआ। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची और नंबर 3 केंद्र समवर्ती सूची। ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर कौन बनाएगा, वायसराय को सौंप दिए गए थे। आपातकालीन अधिकार किसको सौंपे गए, ये भी वायसराय को सौंपे गए। एक काम और पढ़ेंगे, वो क्या है कि 1935 के अधिनियम से 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, जबकि 6 प्रांतों में क्या हुआ है, द्वीप सदनीय विधानमंडल का स्थापना की गई थी। उसके बाद 1935 के अधिनियम से भारत से बर्मा म्यांमार को अलग कर दिया गया था। और क्या क्या हुआ है, तो आरबीआई की स्थापना कौन से उससे हुई है, तो 1935 के अधिनियम से हुई है। अगला पॉइंट क्या है कि 1935 के अधिनियम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अर्थात इस अधिनियम से 10% जनसंख्या का मत का अधिकार मिल गया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि दलित जातियों को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम से मिला है, तो 1935 के अधिनियम से मिला है। ठीक, अब 1935 का जो अधिनियम था, मैंने अभी बताया कि वो प्रस्तावना विहीन था। तो प्रस्तावना विहीन था, तो उसमें किसकी प्रस्तावना जोड़ी गई थी, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना उसमें जोड़ दी गई थी। नेक्स्ट, 1919-35 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है और इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। जबकि जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। ठीक है, तो साथियों आज हमने जो करा है वो सारे चार्टर अधिनियम, या कहूँ तो भारत में संविधान के विकास की शुरुआत के जितने भी हमने अधिनियम पढ़े, चाहे वो चार्टर एक्ट थे, चाहे वो भारत सरकार अधिनियम थे, उनको कंप्लीट किया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके 15 अक्टूबर के पेपर के लिए। ठीक है, मिलते हैं।